और हमारे एक बहुत बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जिनसे लगातार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी मौजूद है, संपादक जो है वो मौजूद हैं, श्याम बेताल जी, चिकित्सा जगत के लोग मौजूद हैं, इकोनॉमिक्स जगत के लोग मौजूद हैं, एग्रीकल्चर के लोग मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं जरा सा कि ये जो बजट है, इस बजट को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जो 2047 में एक लक्ष्य रखा गया है, विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत और उसमें विकसित छत्तीसगढ़, उसकी नींव का ये बजट है। आपको लगता है? देखिए शेखर जी, ये बजट ज्ञान पर आधारित बजट है और उस ज्ञान पर मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसा बजट आया है जो ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान को गति देने का प्रयास इस बजट में किया गया है। और गति में जैसा कि आपको पता है कि 4 इसके स्तंभ हैं, सुशासन है, आधारभूत संरचना है और वैज्ञानिक इसका आधार है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। आपको मालूम होगा कि किसी भी देश के, किसी भी राज्य के विकास के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखें कि जब नेहरू जी की पॉलिसी में आप पढ़ें देखें तो पता चलता है कि नेहरू जी ने पॉलिसी तो बनाया लेकिन गति नहीं मिली थी, तो उन्होंने पीसी महालनोबिस से बात कहा था कि इस औद्योगिक विकास कैसे हो और टेक्निकल माध्यम से कैसे हो, तो महालनोबिस जी ने सुझाव दिया था और उसी के आधार पर जो जितना भी औद्योगिक विकास नेहरू जी के समय हुआ वह इसी फार्मूले के आधार पर हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बजट में नेहरू जी की पॉलिसी को आधार मानते हुए, आप कह रहे हैं नेहरू जी की पॉलिसी को जो है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ा रही है? नहीं, इसके अलावा अच्छी बात लिया उन्होंने। और ये मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट के माध्यम से औद्योगिक विकास होगा राज्य में, और जैसा कि पहले भी हुआ है भाजपा शासनकाल में, तो औद्योगिक विकास होगा, निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और विकसित जो छत्तीसगढ़ है उसकी राह आसान होगी। चलिए अब हम पूछ लेते हैं, अमित श्रीवास्तव जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। नेहरू जी की उसको तो उसकी तारीफ तो करेंगे, नेहरू जी का जो मॉडल था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा पीसी महालनोबिस जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ जो गति देने की नेहरू जी कोशिश किए थे उसको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप तो तारीफ कर देंगे। आप देखिए, मैं तो शुभकामना देना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। और कम से कम पुराने लोग तो नहीं, नए पीढ़ी तो समझे कि नेहरू जी ने क्या किया था और इस देश को कहां से कहां तक वो ले आए। मैं शुभकामना देना चाहता हूं। अगर उस आइडियोलॉजी को लेके ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत आगे बजट जाने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बजट किस उससे लाया गया और जिस प्रकार। आप तो क्लियर कह दीजिए, तारीफ कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक खाली गिलास और भरी गिलास है। हाँ, किसी को भरा दिख रहा है, किसी को खाली दिख रहा है। जनता पे छोड़ देते हैं खाली है कि भरा है। आप बता दीजिए ना। मैंने कहा ना, जनता पे छोड़ देते हैं। जनता तो फैसला कर दी है। मैंने वही कहा ना। अगर ये नेहरू जी के जिस प्रकार से इतने बड़े इकोनॉमिस्ट अगर कह रहे हैं तो मैं उनकी विद्वता को सलाम करता हूँ। और उन्होंने अगर कहा है कि अगर उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, बधाई देना चाह रहे हैं। अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी क्या कहेंगे? सुन रहे थे वो आप शेरो शायरी में बहुत कुछ कह गए अमित भाई। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। नेहरू का जो इकोनॉमी मॉडल था वो उसको तोड़ा। मोरारजी देसाई की सरकार के समय इकोनॉमी मॉडल टूटा और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म दर्शन था बीजेपी ने, उसके मार्फत अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। अब जहाँ तक इस सरकार की बात है, जो ताज़ा प्रेजेंटेशन बजट है, ये 4 फोकस है इस बार ओपी चौधरी वित्त मंत्री के। उन्होंने बोला कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, फोकस करेंगे। उन्होंने बोला हम एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे। उन्होंने बोला कि हम टेक्नोलॉजी फोकस करेंगे और उन्होंने चौथा बोला हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस। और चारों विकास के माध्यम है। एक लाइन में और बात कह दूं कि गति हो चाहे दुर्गति, बजट ही केंद्र होता है किसी सरकार का। आप देखिए कि 15 साल रमन सरकार रही, जो बजट उन्होंने खर्च किया, जो डेवलपमेंट राज्य का दिखा, उसका उनको 15 साल राज करने का मौका दिया। और वही कांग्रेस 5 साल बजट पेश की और 5 साल में चलती हो गई
कांग्रेस ने, भाजपा जनता ने विदा कर दिया। तो बजट बड़ा आसान होता है कि आप, लेकिन सत्यनारायण शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप बजट ला रहे हैं तो खर्चा कितना करेंगे, उसका डेवलपमेंट कितना होगा, गति और दुर्गति इससे तय होगी। गति और दुर्गति इससे तय होगी। चलिए हमारे साथ सीए मौजूद हैं, योगेश वर्ल्यानी जी, आपसे पूछ लेते हैं। आप बहुत सारा डाटा लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो कुछ नई चीज मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जैसे बजट के बारे में बात हो रही है तो मैं बस एक चीज पूछना चाहता था कि सरकार ने खुद ही आज कहा है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर 34% है जो ब्याज और तनख्वाह में खर्च हो जाता है, ग्रांट और सब्सिडी 40% है जो महतारी योजनाओं में खर्च हो जाता है, अदर में 10% है जो खर्च हो जाता है, मात्र 16% है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। 16% बजट का खर्च करके तरक्की कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी पूछ लेते हैं, 16% कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कैसे विकास की राह जो है छू लेंगे, विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बना देंगे? देखिए, किसी भी राज्य का 15% से ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छा माना जाता है। और चूंकि बजट का जो आकार होता है वो केवल डेवलपमेंट से ही नहीं हो सकता। अगर सारे पैसे को हम रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, बिल्डिंग बनाने में लगा दें तो राज्य के जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जैसे महतारी वंदन योजना है, ये केवल 1000 रुपये के विषय नहीं है। आज 70 लाख महिलाएं जो हैं एक आत्मनिर्भर हुई हैं, सशक्त हुई हैं। एक इससे इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुआ है। हाँ, इकोनॉमी में जो पैसे की पंपिंग होती है, कैश फ्लो होता है, तो उसकी इकोनॉमी काफी बढ़ती है। निश्चित रूप से आज जैसे हम बात करें कि जो 3100 रुपये कुंटल धान देने का, अगर आज ये पैसे किसान को मिल रहा है तो आपने आप लोग ही दिखाए हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जो है ट्रैक्टर की खरीदी हुई है, तो उससे इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो ये जो चैन है एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। और हम पिछले समय भी जो हमारा बजट था, हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितना था वो लगभग हम लोगों ने अधिकांश पैसे उसका खर्च किया है। और जिस प्रकार से इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा जो योजनाएं हैं वो रोजगार मूलक योजनाएं हैं। जैसे कि हमारे हेल्थ के सेक्टर में हम बात करें तो जो 12 नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो उससे न केवल सुविधाएं बढ़ेंगी, अपितु बड़ी संख्या में जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार लोग हैं नर्सिंग करेंगे, उससे काम मिलेगा। 6 अगर फिजियोथेरेपी खोल रहे हैं तो केवल उससे सेवा ही नहीं मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जब रोजगार के अवसर मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक चैन बना हुआ है। जब व्यक्ति के पास पैसे आएगा तो किराना भी खरीदेगा, कपड़े भी खरीदेगा, वो सब्जी भी खरीदेगा, दूध भी खरीदेगा, तो वो पैसे रोटेट होके एक चैन बनता है और चैन के माध्यम से किसी भी राज्य की जो इकोनॉमी है वो बढ़ता है। चलिए हम स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि 2 चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो लेकिन एक सच स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि आप एकदम बड़ी सच्चाई के साथ इस बजट का विश्लेषण करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कैसा बजट है? बिल्कुल, मैं स्वास्थ्य के मामले में आज जो बजट पेश किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। एक्चुअली वेदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो या स्टेट हेल्थ पॉलिसी हो, इसका मुख्य उद्देश्य है मोर्टेलिटी रेट को कम करना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना। तो हमारे जो आज स्वास्थ्य का बजट पेश हुआ, इसमें ये आज हमारे माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट में बताया कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है और सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर और टर्शियरी हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने, संवर्धन करने में उन्हें काफ़ी उन्होंने उम्मीद जताई है। इसके अलावा अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है एवं वुमेन्स और बच्चों के हेल्थ को और उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को बढ़ाने के लिए उन्होंने करीबन 209 करोड़ की जो राशि उन्होंने आज घोषणा की है, उससे ये समझ में आ रहा है कि आगे उनसे बच्चों का हेल्थ और माताओं का हेल्थ अगर बहुत ही स्वास्थ्य लाभ होगा तो उनका आगे उनका हेल्थ लाभ होने से देश जरूर प्रगति को अग्रसर करेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी हैं इसलिए इतनी तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, ये जरूर ये है। अब देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को 5 लाख की जो उन्होंने फ्री सेवा मिल रही है, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको सेवा मिल रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ काफ़ी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के जनता में नए नए हॉस्पिटल और आगे खुलेंगे, इसकी घोषणा की गई है, उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है ये स्वास्थ्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना स्वस्थ भारत के रूप में जो है वो जरूर पूर्ण होगा। चलिए एक और वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे राजकुमार बरनवाल जी हैं। राजकुमार जी, मैडम तो बहुत तारीफ कर रही हैं, आप ईमानदारी से बता दीजिए कैसा बजट है? बजट में एलोकेशन जो मुझे पता है शायद 1500 करोड़ स्वास्थ्य के लिए किया गया है
आज आयुष्मान योजना में हर साल 2200 से 2300 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो हो रहा है। मुझे नहीं पता स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार वो कैसे पूरा करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वस्थ भारत का, जो आयुष्मान योजना के थ्रू ये हो रहा है, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आशा करूँगा कि उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करें और समय पर उसका भुगतान और हो, जिससे लोगों को सही सेवा मिल सके। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बजट जो है थोड़ा सा कम है, स्वास्थ्य में और होना चाहिए था। देखिए, पूछ लेते हैं, स्वास्थ्य का बजट 16% पर्याप्त कैपिटल है और मैं एक्सपेंडिचर में बता आप दूं कि कैसे स्वास्थ्य के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में आप देखे होंगे कि अभी बता रहे हैं आयुष्मान में 2200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, आप 1500 ही बजट दिए हैं। नहीं, ठीक है, पिछले बार भी हम 1100 करोड़ के आसपास ही लिए थे, लेकिन अभी तीसरी अनुपूरक में डॉक्टर साहब को मालूम होगा कि 1550 करोड़ रुपए हमने तीसरी अनुपूरक में भी कुछ दिन पहले दिए हैं, ताकि लोगों का पिछला बकाया पूरा हो सके। क्योंकि अभी हमारे पास हर 3 महीने में सत्र होते हैं, तो अभी जो सप्लीमेंट्री हैं अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसमें देगी। और आयुष्मान के लिए अभी शुरुआत में 1500 करोड़ रुपए पर्याप्त है और आवश्यकता पड़ने पर, चूँकि उसमें केंद्र का भी अभी हिस्सा आना है 60-40 के रेशियो में, और जो आयुष्मान योजना हो या अन्य योजना, जरूरत पड़ने पर अभी हमारे तीसरा अनुपूरक में जो अंतिम अनुपूरक था उसमें लगभग 2500 करोड़। बजट की कोई कमी नहीं होगी, निश्चित रूप से बजट की कोई कमी नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद मौजूद हैं, जवाहर सूरी शेट्टी जी। सूरी शेट्टी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कह रहे हैं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना लेंगे, और विकसित बनाने में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो मानव संसाधन है उसका डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानव संसाधन के डेवलपमेंट के लिए आपको लगता है कि इस बजट में पर्याप्त एलोकेशन हुआ है? तो इसमें दो चीजें, एक अच्छा एक खराब। मैं शुरुआत अच्छे से करता हूँ। समानांतर प्रगति हो देश प्रदेश भर की, इसके लिए एक अच्छा काम किया है कि नया रायपुर में NIFT है, मेडिसिटी है, एड्यूसिटी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हैं, जो स्टेडियम बन रहे हैं, ये छोटे छोटे जगहों में बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, समानांतर प्रगति हो रही है, ये अच्छा। जो खराब बात जो मुझे लग रही है वो स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी में मूंगफली की तरह 6 करोड़ मिले, जिससे बच्चों का प्रशिक्षण स्वरोजगार के लिए जो हो पाना मुश्किल है। और दूसरी अच्छी चीज जो नहीं है वो ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए अगर हमको 6% GDP का खर्च करना है, आज हम 2.5% पे हैं, तो कम से कम 4% एलोकेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। अदरवाइज बजट एक दूरगामी बजट है। अगर इस बजट प्रावधानों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 2047 की इसमें छवि है, लेकिन पैसे कम है युवाओं के लिए। 2047 की छवि है, लेकिन युवाओं के लिए पैसे कम है। युवाओं के एक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं साहू जी, कह रहे हैं कि युवाओं के लिए थोड़ी सी कमी रह गई। देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही हर चीज को सफल करने में हम लगे हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ में आज का ये जो बजट है, इसको हम उसी सोच के साथ लाए हैं। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है कि अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक जब तक हर सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच जाए, तब तक भाजपा सरकार का ध्येय पूरा नहीं होता। उसी को पूरा करने में हम लगे हैं कि सबको बराबर विकास मिले, छत्तीसगढ़ फिर से उस गति पर दौड़े जो गति पिछले 15 साल में पाई थी। जो 5 साल का ब्रेक लगा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अभी नया प्रयास किए हैं, और इसमें युवाओं भी फोकस, युवाओं की लेकिन अपेक्षाएं काफी थी आपसे। युवाओं को भी इसमें फोकस किया गया है, महिलाओं को तो फोकस कर ही रही है सरकार, क्योंकि देखो युवा एक ऐसी पीढ़ी है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जिससे छत्तीसगढ़ का नव निर्माण होगा, और सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध भी है कि कैसे युवा उत्थान किया जाए ताकि हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में एक युवा राज्य के रूप में स्थापित हो। इस ओर हमारी सरकार भी अग्रसर है। चलिए, कुछ युवा है पीछे, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि भैया आपको पसंद आया ये बजट? ये तो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए काफी व्यवस्थाएं की गई है, बजट आपको कैसा लगता है, कैसा लगा बजट? देखिए, बजट का हम स्वागत करते हैं, और मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं, 4000 करोड़ से अधिक का बजट जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार ने लाया है। मंत्री जी, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि
जो लगातार जैसे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहाल है, ऐसा बोला जाता है ना। और जैसे परिवार, हम हॉस्पिटलों की स्थिति देखते हैं, मेकाहारा की स्थिति देखते हैं, वहाँ पे मशीनें हैं लेकिन जांच नहीं हो पा रही है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मशीनें हैं, जांच नहीं हो पा रही है, लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। सवाल है, जनता का सवाल है, युवा का सवाल है, जवाब दीजिए। शायद हमारे नौजवान साथी काफ़ी दिन से मेकाहारा गए नहीं होंगे। अभी जाकर देखें, पहले और अब में ज़मीन और आसमान का अंतर है। सारे मशीनें काम कर रहे हैं, पर्याप्त वहाँ आईपीडी और ओपीडी हो रहे हैं। हालत ये है कि हमारे पास पेशेंट रखने को जगह नहीं है, इसलिए 700 बेड का अतिरिक्त हॉस्पिटल हम उसकी टेंडर भी फ्लोट कर दी हैं और बनवा रहे हैं। और अभी मेकाहारा में जो हार्ट के लिए मध्य भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्र बनाने के लिए 82 करोड़ रुपए उसमें खर्च भी कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ा रहे हैं, इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ मेकाहारा में जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो पैसे का अभाव में गरीब लोग हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से जो आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्ति करते हैं, उसके लिए भी इस बजट में हमने प्रावधान किया है। और मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर मेकाहारा प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र के रूप में एक प्रभावित होगा। और अभी की स्थिति में भी, अभी करंट में एट ए टाइम भी जाकर देख सकते हैं कि पहले से साफ सफाई, पहले से आईपीडी की व्यवस्था, ओपीडी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, जांच की व्यवस्था। जांच के लिए हमने ये भी कर दिया है कि यदि वहाँ जांच नहीं हो पा रहा है तो सेम उसी कार्ड में उसी पेशेंट का डीकेएस में भी उसको सेम डे में जाँच करने हेतु हमने व्यवस्था कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आज ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नौजवान साथी एक बार पुनः विजिट करें, फिर मुझसे व्यक्तिगत भी बताएं। चलिए, विजिट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम पूछ लेते हैं। सत्तू भैया जाते रहते हैं, सत्तू भैया कई सारे लोगों को लेकर के जाते हैं, कई पेशेंट को भेजते हैं, बता दीजिए कैसा है। वो तो दावा कर रहे हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हार्ट के इलाज के लिए 82 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन थोड़ा साफ सफाई व्यवस्था, स्टाफ की कमी भी थोड़ा सा महामंत्री जी उसको भी देखें। आपने 12 अच्छी बात है, पढ़ाई हो, बच्चे निकले, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ नर्सेज की कमी है, हॉस्पिटल्स में नर्सें हड़ताल करती हैं, यूनियन है इनकी। उनसे बात करिए, डायलॉग करिए, भर्ती करिए लोगों को, बच्चियों को, बेटियों को भर्ती करिए नर्सों के लिए, ताकि मरीजों की सेवा हो, मरीजों की देखभाल हो, मरीजों को ट्रीटमेंट ठीक से मिले, उनका ठीक रहे। तो अगर ऐसी व्यवस्था मंत्री जी करेंगे तो हम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी और मंत्री जी को हम धन्यवाद भी देंगे। आज जब ओपी चौधरी बजट पेश कर रहे तो बजट के शुरुआती भाषण जो उन्होंने किया उसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा हुई। और सांस्कृतिक विरासत, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के मद्देनजर ये बजट कैसा है। हमारे साथ रमेश अनुपम जी, वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पे जिनकी पूरी नजर रहती है, विश्लेषक के तौर पे, साहित्यकार के तौर पे, कला समीक्षक के तौर पे, उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि ये बजट साहित्य, संस्कृति और कला के दृष्टिकोण से किस तरीके का है। तब जबकि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष तौर पर जो उसके आदिवासी को और नैसर्गिक जो सांस्कृतिक पहचान है उसके लिए दुनिया में जाना जाता है। तो इस बजट को जब युवा एक वित्त मंत्री जो कि पहले एक नौकरशाह भी रहा है वो पेश करता है तो आपको कैसा लगा? संजय शेखर जी, मेरी दृष्टि से संस्कृति के लिए जो बजट में कहा गया है, जो पेश किया गया, वो बेहद निराशाजनक है। मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति आज मरना सन्न है। नाचा कहाँ है, भरथरी कहाँ है, चंदेनी कहाँ है, बांसगीत कहाँ है, ये देख लीजिए आप। और उसको बचाने के लिए मैं सोच रहा था कि ओपी चौधरी जो आईएएस रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये कुछ करेंगे, उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कुछ करोड़ रुपया रखेंगे और कहेंगे छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, नाचा को, भरथरी को, पंडवानी को, इसको बचाने की दिशा में कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए। दूसरी बात में जो तकलीफ इस बात की होती है, हमारा छत्तीसगढ़ युवा छत्तीसगढ़ तो बन गया है, पर हम उस युवा सन्यासी को याद नहीं करते हैं जिसका 2 वर्ष छत्तीसगढ़ में बीता है, 1877 से लेके 1879 तक। कलकत्ता के बाद स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा जीवन बजट में आज उनको याद किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया।
मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वामी विवेकानंद का बचपन जो है 1877 से 1879 तक पिता विश्वनाथ दत्त, माँ भुवनेश्वरी देवी, छोटी बहन जोगिनबाला, छोटा भाई महेंद्र नाथ दत्त के साथ यही बूढ़ापारा में बीता है 2 साल। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रायपुर की रही है। तो हमने उनकी स्मृति में क्या किया, मुझे उम्मीद थी कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं ये बड़ी घोषणा करेंगे, एक ऐसा बड़ा स्मारक बनाएंगे जिसे पूरी दुनिया देखने आएगी और ताज्जुब करेगी कि यहाँ स्वामी विवेकानंद रहे हैं रायपुर में 2 वर्ष तक बिताए हैं परिवार सहित। हमने कुछ नहीं किया, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद थी इस बजट से। और हम स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ लेते हैं कि चलिए इस बजट में नहीं, अगली बजट में इस तरफ ध्यान देंगे। और वैसे भी देखा जाना चाहिए, जब विवेकानंद जी 2 साल, एक बड़ी विरासत है उनकी छत्तीसगढ़ के साथ, तो आपकी सरकार आने वाले दिनों में, इस बजट में ना सही, आने वाले दिनों में उनकी स्मृति को, उनकी जो विरासत है, जो 2 साल से ज़्यादा यहाँ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, उसको संरक्षण की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएगी? देखिए, ये तो हम सबों के लिए सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्तित्व जो न केवल छत्तीसगढ़ या भारत अपितु पूरे विश्व में एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, उनका 2 साल यहाँ बीता। आपको मालूम होगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सबसे पहले उनके जो निवास जहाँ पास उन्होंने देव भवन को उन्होंने स्मारक के रूप में घोषित किया और उसको एक स्मारक के रूप में बनाने हेतु पहल किया। और इस बार भी स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा को लेते हुए, चूंकि छत्तीसगढ़ में औसत आयु हमारी 24 साल है, जहां देश में औसत आयु 28 साल है, अन्य देशों में कहीं 48 साल, कहीं 47 साल, कहीं 45 साल है, इस लिहाज से युवा छत्तीसगढ़ की भी आयु 24 पार हुई है और 24 साल यहाँ का एवरेज आयु है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने युवाओं के लिए, आप देखे होंगे कि सबसे पहले जैसे पिछले समय में PSC घोटाला जो हुआ था, उसमें युवाओं का हक मारा गया, अधिकारियों के, नेताओं के, उनके रिश्तेदार को भर्ती किया गया, उसमें आज भी लोग जेल में हैं। तो इस प्रकार के कामों को रोककर पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, ये स्वामी विवेकानंद जी के लिए एक सच्ची उनके लिए स्मृति होगी। और जहाँ तक उनके स्मारक की बातचीत है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से जैसा कि हमारे भाई अनुपम जी ने अभी जो चिंता व्यक्त की है, उसको और व्यापक रूप में भविष्य में और करेंगे। जी, हम जरा श्याम जी से भी पूछ लेते हैं। आप लंबे समय तक यहाँ लगातार आपका जीवन जो है पत्रकार के रूप में रहा, संपादक के रूप में, कितना महत्वपूर्ण है स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ 2 साल बिताया हुआ, और उसको लेकर के ये सरकार क्या कर सकती है? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे अनुपम जी ने अभी कहा कि उनका एक बड़ा स्मारक यहाँ पर बनाया जाए, तो वो स्मारक सिर्फ स्मारक नहीं, वो स्मारक ऐसा बनाया जाए जो एक पर्यटक स्थल बन जाए, और जिससे सरकार को भी वो ऐसा पर्यटक स्थल बने, सरकार को उससे कुछ आमदनी भी हो सकती है। तो वो ऐसा कुछ सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि महापुरुषों के लिए जब भी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनका स्मारक बनाया जाता है, तो उससे कुछ पुण्य ही प्राप्त होगा और सरकार की वाहवाही तो होगी ही होगी। एक बात और मैं इस बजट के सिलसिले में कहना चाह रहा था कि बहुत लोगों को ये आशा थी कि महतारी वंदन योजना में जो 1000 रुपया दिया जाता है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसी तरह की जो योजनाएं महाराष्ट्र और झारखंड में हुई, उसमें पैसा काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। हाँ? दिल्ली में 2500 रुपये, महाराष्ट्र में 2500 रुपये और 2100 रुपये शायद झारखंड में। इस तरह के तो कुछ तो बढ़ाया जाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है, इस बात का एक अफसोस है। चलिए हम पूछ लेते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री बगल में बैठे हुए हैं आपसे, क्या आप बढ़ाने वाले हैं क्या? देखिए, एक कहावत है हमारे छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी कि उतना ही पैर पसारिए जितना बड़ा चादर हो। तो छत्तीसगढ़ के बजट के अनुरूप हम लोगों ने 1000 देना प्रारंभ किया है, तो मुझे लगता है कि 1 साल से समय पर हम दे रहे हैं। अभी जो ज़्यादा देने वाले राज्य जैसे कर्नाटक है,
आप पता कर लीजिए, वहाँ 4 महीने से महतारी वंदन का भुगतान नहीं हुआ है। तो कागजों में या मौखिक रूप से बोलकर या योजना लाकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, वो ज़्यादा दुखदायी है। तो चूंकि आने वाले समय में इसके मतलब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, आप निभाएंगे? नहीं, जितना हम तो निभा सकते हैं उतना ही। 1000 का वादा हम किए हैं, उसको निभा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से इसके अप्रत्याशित रूप से अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णु साय जी बड़े ही संवेदनशील हैं, इस विषय पर भी आगे भविष्य में विचार करेंगे। चलिए, बजट को लेकर के छत्तीसगढ़ इन दिनों अगर बात की जाए तो पूरे देश में बस्तर जो है वो चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस बस्तर पे है, गृह मंत्री जी का पूरा फोकस जो है वो बस्तर पे है। और गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो तो ऐलान कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, न केवल देश से बल्कि छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ वर्णिका शर्मा जी जुड़ी हैं। वर्णिका शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे यही सवाल है कि जो बजट जो है, आपको लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो वायदे किए जा रहे हैं 2026 तक खात्मा कर दिया जाएगा, तो डेवलपमेंट उस इलाके का हो, उसके लिए बजट में प्रावधान दिखा आपको? जितना अभी मैंने देखा और जितना पढ़ के आई उसके अनुरूप तो ये लग रहा है कि काफ़ी कुछ जो आवास योजना को लेकर के बातें चली हैं और जो एक वुमेन्स वर्किंग वुमेन के हॉस्टल को लेकर चली है, इन दोनों ही बातों को लेकर आज जब सामान्य तौर पे, बहुत कठिन शब्दों में नहीं, एक सामान्य परिचर्चा करके जब इस क्षेत्र यहाँ पे आ रही हूँ, तो सभी एक मोटे मोटे तौर पे प्रसन्न दिख रहे हैं कि हाँ, अभी योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी हैं, पर ये ऑन ग्राउंड आते आते कितनी अच्छी रहेंगी, इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा रहेगा और कहाँ तक जाएंगी और इनका परसिस्टेंस कितना रहेगा, इस बात पे ये निर्भर करेगी आगे। जी, तो आपको लगता है कि ये जो रखा गया है लक्ष्य 2026 तक पूरा समाप्ति का, आपको लगता है पूरा होता दिखेगा? समूल नष्ट होगा या रूप उनका ट्रांसफॉर्म होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, पर इतना जरूर कह रही हूँ कि जिस तरीके से पिछले 1-1.25 वर्ष में हमने काम किया है, हम मतलब यहाँ की जो सरकार है उन्होंने काम किया है, तो ये जरूर सोचा जा सकता है कि पहले केवल गन के जरिए बात होती थी या केवल मन के जरिए बात होती थी, अभी गन और मन दोनों का इक्वल ट्रैक चल रहा है। तो ये गन और मन जब तक के इक्वल ट्रैक चलेगा तो हम समझ सकते हैं कि 2026 तक हम एक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे कि हम नक्सल उन्मूलन तटस्थ रूप से कर पा रहे हैं। नक्सल उन्मूलन की दिशा में हम जो है महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे बहुत सारे आम लोग हैं, जरा उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या बजट, आपने सुना बजट को, बजट कैसा लगा आपको? बजट अच्छा था, सभी वर्गों को मन लुभान पड़े, सभी वर्गों को छूने का कोशिश किया गया। जी, सभी वर्गों को छूने का कोशिश किया गया। कैसा बजट था? ठीक है, बजट तो अभी जो चौधरी जी ने पेश किया है, सभी वर्गों को थोड़ा, सभी को मतलब खुश करने की कोशिश, सबको खुश करने की कोशिश की गई है। कैसा बजट था? बजट ठीक था, बजट ठीक था। कैसा? सबको खुश करने की कोशिश की गई है। सबको खुश करने की कोशिश। कैसा बजट था? ठीक 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 था। ठीक था। हाँ, पब्लिक तो कह रही है सब ठीक ही था। बहुत बढ़िया था बजट, बहुत बढ़िया था। 25 साल में पहला बजट है छत्तीसगढ़ का, ये रजत वर्ष भी है और इस साल का बजट बहुत शानदार बजट है। हर क्षेत्र में को दिया गया है, कुछ ना कुछ दिया गया है। इसमें मिडिल क्लास से लेकर के जो गरीब वर्ग है और ऊपर वर्ग है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, सबको कहीं ना कहीं वो दिया गया है, सबको दिया गया है, इसलिए सब खुश है। चलिए भैया, आपको कुछ मिला बजट? ठीक है सर, मिला है सर। आपको भी मिला है। चलिए, आपको कैसा लगा बजट? जी, बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बजट है। कैसा है बजट? बढ़िया बजट, बढ़िया बजट है। देखिए, ये आम लोग हैं तमाम, मैं बता दूं, ये कोई भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जो घूमने आते हैं इस गार्डन में, ऐसे तमाम जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कैसा था बजट? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। पक्का लगा? पक्का बजट है। अच्छा, चलिए, कैसा है आपकी नजर में बजट? बहुत बढ़िया बजट रहा है और जो बजट में औद्योगिकरण के ऊपर जो फोकस किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उद्योग लगने से न सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होता है, बल्कि वहाँ जो एक साइकिल पंचर बनाने वाले हैं उसका भी जीवनयापन होता है। इसलिए ये जो बजट है हर वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया है और बहुत ही अच्छा बजट है। बहुत अच्छा बजट है। कैसा बजट? सही में बहुत अच्छा बजट है। सही में बहुत अच्छा बजट है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पक्का? पक्का पक्का। चलिए भैया, बजट अच्छा है। बजट अच्छा है। भैया अमित भैया, आप बता दो। अब पीछे तमाम लोग, भैया ये हम जो है भाजपाई को नहीं बुलाए हैं, तमाम जो है आम लोग हैं, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है।
देखिए अब अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं और निश्चित तौर पे अब हम 25 वर्ष के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए हैं और पहला बजट 5700 करोड़ का था और पिछले बार अगर आप देखेंगे 1.45 और अनुपूरक बजट मिला के 1.60 और मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था, कल ही का उनका स्टेटमेंट था कि लगभग 2.25 लाख करोड़ तक का ये बजट पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि हम सब चाहते हैं, 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ उन्नति और प्रगति को अग्रसर हो और हमने जिस तरक्की के छत्तीसगढ़ को बनाया था ये उनको आगे ले जाएं, उससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है 91 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज भी हुआ है और पिछले अगर आप देखेंगे कुछ कर्ज लेना मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि कर्ज तभी आपको मिलता है जब उसका क्राइटेरिया में आप आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार अगर उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है युवाओं को रोजगार मिले। और जिस प्रकार से मैं किसी सीनियर सिटीजन को मैं सुन रहा था कि जब उद्योग लगता है तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट की पूरी साइकिल चलती है और पंचर बनाने से लेकर हर व्यक्ति को वहाँ पर रोजगार मिलता है और मुझे लगता है ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आपने पिछले बार जिस प्रकार ज्ञान की बात की थी, गरीब और गरीब हुआ, युवा उनको रोजगार नहीं मिला, अन्नदाता को आपने देखा कि क्रेडिट गोज टू कांग्रेस। जो लोग 2100 रुपए समर्थन मूल्य नहीं देते थे आज 3100 रुपए देना पड़ रहा है। अब आप इत्तेफाक रखेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि बाद में उनको 2 साल मैं चौथी चीज में भी आ रहा हूँ, नारी। आज आप देखिए वुमेन सेफ्टी की हम देखते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ की तासीर में जो नहीं थी वो भी देखने को मिल रही है। वो भी एक चिंता का सबब है, हम सब के लिए चिंता का सबब है कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं छत्तीसगढ़ की तासीर में वो नहीं थी, तो उसे टाइट करने की आवश्यकता। और इस बार गति और दुर्गति पे मुझे लगता है कि हम ज्यादा डिस्कशन ना करें। लेकिन अमित भाई ये तो बता दीजिए, आप इस बार बड़ा अच्छा उन्होंने ओपी चौधरी जी ने कहा कि आप बहुत ईवीएम करते थे, इस बार मुहर लगा करके भी जनता ने जनादेश दे दिया, तो जनता को फैसला को तो मानना पड़ेगा ना आपको। देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछली बार ज्ञान का बजट अगर फ्लॉप होता तो जनता मुहर लगा के भी और ईवीएम दोनों की तरफ से तो इनको जनादेश नहीं देती। देखिए जीत हार लोकतंत्र में चलती है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता के निर्णय को बड़ी विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं। जो निर्णय जनता का कभी ये आप वो दिन भी मत भूलिए जब हम इनको 15 साल की सरकार को 14 सीटों में लाके इन्हीं कार्यकर्ता और इन्हीं जनता के आशीर्वाद से हमने छोड़ा था। तो जीत हार लोकतंत्र में चलती रहती है, इसलिए अहम और वहम नहीं पालना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाना हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का काम है। और जिस प्रकार से अभी भैया ने कहा, निश्चित तौर पर विवेकानंद जी को मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले बार काम किया था, मैं उसमें क्रेडिट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन उस पर और काम होना चाहिए। और बिल्कुल मैं स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, हम बहुत उनका सम्मान करते हैं और सुनते रहते हैं भैया को। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले बजट पे कम से कम उस ऐसा कुछ रखें जैसा अभी श्याम भैया ने कहा कि एक इतनी बड़ी चीज हमारे पास है और हम अगर एक पर्यटन के दृष्टि से अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ इतना खूबसूरत है, वी आर वेरी रिच इन मिनरल्स। छत्तीसगढ़ पर्यटन के दृष्टि से इतना अच्छा हो सकता है, इच्छा शक्ति की कमी है, मुझे लगता है उस पर भी फोकस करना चाहिए और वाटर स्पोर्ट्स से लेके सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। हम कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे, लोग पूरे विश्व के यहाँ आएंगे। कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे वो तो सुने। अमित भाई बहुत सारी सवाल इन्होंने उठा दिया, जरा जवाब आप दे दीजिए क्योंकि जोड़ीदार हैं आपके। देखिए सारे सवाल का तो एक ही जवाब है, इन 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्गति हुई वो किसने की? चाहे ये महिला अत्याचार पे बात कर रहे थे, चाहे युवाओं पे अत्याचार की बात कर रहे थे, जो कृत्य 5 साल के कांग्रेस के सरकार में हुआ उसको संभालने के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा किया था पहले भाजपा पे, पुनः भरोसा किया भाजपा पे और 23 से हमको सत्ता सौंपी है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को सुखद मान रही है, छत्तीसगढ़ समृद्धि की ओर दौड़ रहा है। और जो ये अपराध की बात जो कर रहे थे, जो 5 साल में जो बेलगाम हो गया था अपराध, आज तो हम और हमारी सरकार आई है तो हमने एनकाउंटर भी चालू कर दिया है। और आगे भी अगर अपराध पे लागू जो कांग्रेसियों ने किया था उसको लगाम कसने के लिए हजारों एनकाउंटर करना पड़े, मगर छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त भी बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे छत्तीसगढ़ को। ये हम सब भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है। चलिए अमित भाई एक कुछ पूछ रहे हैं जरा। देखिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अच्छा, मैं सवाल उठा रहा हूँ कि इस देश में और इस प्रदेश की राजनीति को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, हम चूंकि यहाँ भाईचारे से रहते हैं इसलिए कहा जाता है।
लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं, जिस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की इस प्रदेश में पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट चल रहा है, डेमोक्रेसी ऑफ कहते हैं ना, लोकतंत्र के जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है, और लगातार जिस प्रकार से अब आप जांच में हम सहयोग करने के तैयार है, मैं उसमें किंतु परंतु मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर आज ईडी कांग्रेसियों के यहाँ पहुंच रही है, हमसे पूछ रही है कांग्रेस भवन कैसे बना, हम हिसाब दे रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे क्यों नहीं जा रही है साहब? चलिए आज तो बजट पे चर्चा कर अब मैं जानता था यही होगा। जी जी देखिए, जिसने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर सत्ता बनाई, मगर उस छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने को खाली करके अपने जेब में भरा है, तो ईडी नहीं पहुंचेगी तो सीडी वाला भी अभी हिसाब बाकी है। जी चलिए, लेकिन हम बजट पे चर्चा करते हैं अभी। फिर से हम एक बार फिर से आएंगे। चलिए, आप सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब तो मिल गया। एक बार ईमानदारी से बता दीजिए, ठीक है, राजनीतिक आलोचना से परे एक सीए के रूप में, कि ये जो बजट है छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में कुछ आगे ले जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में इस बजट से विकास का कोई रास्ता निकलेगा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। दिसंबर 2024 में औद्योगिक नीति आई, उद्योग मंत्री ने लाया, जिसमें जो सब्सिडी पहले 30 लाख दी जाती थी उसे 3 करोड़ की गई, 10 गुना। लेकिन इस बजट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 650 करोड़ को 1420 करोड़ किया गया। जब आप खुद कह रहे हैं कि औद्योगिक तरक्की हमें चाहिए इस प्रदेश में, सब्सिडी का मात्रा आप 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो बजट प्रोविजन ही नहीं है। इसका मतलब है उद्योग लगेगा कैसे, और अगर लगेगा तो आप सब्सिडी देंगे कैसे जब आपने प्रावधान ही नहीं रखा है। पूछ लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से। कह रहे हैं कि बजट प्रावधान आपने नहीं रखा, नई औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, नए नए उद्योगों लाने की बात कर रहे हैं, पर्यटन के विकास की बात कर रहे हैं। बजट ही नहीं है तो कहां से पैसा देंगे उद्योग लगाने के लिए? उद्योगपतियों को, उद्यमियों को कैसे लाएंगे आप? 1 लाख करोड़ के आप निवेश की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सीए साहब को बताना चाहूँगा कि पिछले समय में भी जो हमारी बची हुई सब्सिडी पिछले सरकार की थी, आपने दिया करीब 700 करोड़ अभी अनुपूरक में हमने 15 दिन पहले पास करके दिया है। अभी चूंकि 700 करोड़ जो बजट में था उसको 1420 करोड़ हमने किया है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉकिंग बजट है। ये चूंकि जब हेड खुल गया, इन्वेस्टर्स आएंगे, सब्सिडी हमको देना होगा, तो वो 1420 करोड़ का 14,000 करोड़ भी हो सकता है। हम छत्तीसगढ़ में चाहते हैं कि उद्योग बाहर से भी आएँ, स्थानीय लोग भी उद्योग लगाएं, इसलिए हमने औद्योगिक नीति में न केवल इंडस्ट्री बल्कि हेल्थ को भी, अपने टूरिज्म को भी ये उद्योग नीति के दायरे में लाए हैं, ताकि लोग इस क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करें, पर्यटन की सुविधाएं बढ़ें। और आपको मैं बता दूं, पर्यटन का बजट भी निराशाजनक नहीं है। हम बस्तर क्षेत्र को अभी जो हमारा, चाहे वो जलप्रपात हो या फिर बस्तर की खूबसूरत वादियां हो, उसको डेवलप करने के लिए इस बजट में हम आगे पहल भी करेंगे। और जैसा कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की बातचीत हुई, इस पर भी इस बजट में प्रावधान है, और यही कारण है कि बस्तर की लोक कला को एक प्रदर्शित करने के लिए वहाँ के आभूषण, वहाँ के नृत्य, वहाँ के गायन, वहाँ के खान पान, वहाँ के पहनावा, इन सभी को करते हुए 25 मार्च को संभाग स्तर में बस्तर महोत्सव के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम दंतेवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि बस्तर में एक बड़ा बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 लोगों ने भाग लिया, तो सरकार की चिंता भी है और सरकार का प्रयास भी है कि छत्तीसगढ़ के जो यहाँ की कला है, संस्कृति है, यहाँ के नृत्य हैं, यहाँ के गायन हैं, यहाँ के व्यंजन हैं, यहाँ के इतिहास हैं। जैसा कि आज के भाषण में चौधरी जी ने कलचुरी साम्राज्य की भी बात की, यहाँ के वीर गुंडाधर की भी बात की, शहीद वीर नारायण जी की भी बात की। तो कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ के जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल हैं, यहाँ के पर्यटन के जो अवसर हैं, उन सब की चिंता है। और नए उद्योग नीति में पर्याप्त संभावनाएं हैं। जो सब्सिडी की लिमिट अनलिमिटेड लगभग 8 गुना 10 गुना हम लोगों ने बढ़ाया है, तो बजट की कोई कमी नहीं है। अगर इंडस्ट्री लगेंगे तो, चूँकि तत्काल इंडस्ट्री लगते नहीं है, बड़े जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री या मिडिल स्केल इंडस्ट्री है 2 साल 3 साल में लगते हैं, तो उसमें तत्काल बजट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम लोगों ने बजट को 2 गुना से ज़्यादा करके रखा है। अगर उद्योग लगेंगे तो सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में जो भी उद्योग लगेंगे उनको पर्याप्त बजट देंगे। सरकार के पास ऑप्शन होता है, पहला अनुपूरक होता है, दूसरा अनुपूरक होता है, तीसरा अनुपूरक होता है, बजट उसमें एलोकेट किया जाता है। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं। दिनेश जी,
क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आप सुन रहे थे अमित भाई को भी बड़े गौर से, और आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं पहले प्रतिक्रिया लेने वहां पे चला गया था, अब आप बता दीजिए उनको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये बजट बहुत ही विकास का बजट है। ये छत्तीसगढ़ महतारी को एक ऐसा नींव का बजट दिया है। मैं श्याम बिहारी जायसवाल जी को बधाई दूंगा, क्योंकि वो विष्णुदेव साय जी के सरकार के मंत्री है। मैं बात करूंगा, यहाँ अंचल एक दूरस्थ अंचल है जहाँ एक बेड का हॉस्पिटल कांग्रेस ने नहीं दिया था। धरसीवा में 50 बेड का हॉस्पिटल दिया, सरोना में 100 बेड का हॉस्पिटल दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैंने देखा है बच्चियों को नर्सिंग के लिए बाहर जाके कोर्स करते हुए 12 नर्सिंग के कॉलेज दिए, 6 फिजियोथेरेपी के कॉलेज दिए। और हम आज इस सरकार को बधाई देना चाहेंगे। ये सरकार ने एक बता दिया है कि कैसे सरकार चलती है। और मैं साथ ही कांग्रेस के ऊपर एक आरोप भी लगाना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगा। 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये छत्तीसगढ़ महतारी के लिए एक शुभ संदेश है। और ये छत्तीसगढ़ हम पीछे जो है आम लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि बताइए कैसा रहा बजट? बजट तो ठीक है सर। ठीक है, हाँ। क्या ठीक लगा आपको? ठीक यही है कि मतलब जो विष्णु सरकार मोदी सरकार ने जो बजट लाया है ना, वो तो सही है। मतलब कैसा लगा बजट आपको? ठीक लगा सर, जो बजट आया ठीक लगा, बहुत ठीक लगा। आपको कैसा लगा बजट? ठीक लगा सर, ठीक। कैसा लगा बजट? ठीक है सर। ठीक है, आम लोगों को ठीक लगा बजट। एक बार फिर से अब हम अपने अंतिम चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं और हम फिर से एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे। इस बजट को ओवरऑल 10 में से कितना अंक देंगे आप? 8। 10 में से 8 अंक देंगे। आप कितना अंक देंगे? 10 में से 9। 10 में से 9 अंक देंगे। चलिए, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया हम नहीं लेंगे। 10 में से कितना बजट आप अंक देना चाहिए? मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? बता दीजिए। नहीं बता। अच्छा चलिए ठीक है, आप बता दीजिए कितना 10 में से? संस्कृति में तो 10 में से मैं 1 नंबर दूंगा बस। ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल 1 नंबर। पूरे बजट में? मैं तो मैंने स्टडी नहीं की, केवल संस्कृति का बजट का आपने अनुभव किया है। आप बताइए। 10 में से 7। 10 में से 7। चलिए, लेकिन बड़ी बात है 10 में से 7 दिया है। मैं बताऊं कि ये स्वर्गीय रमेश वर्ल्यानी जी के सुपुत्र हैं। कांग्रेस की विचारधारा रही है, समाजवादी विचारधारा रही है इनके पिताजी, लेकिन फिर भी ईमानदारी पूर्वक विश्लेषण किया है। 10 में से 7 नंबर इन्होंने दिया। आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 9। 10 में से 9 नंबर देना चाहेंगे। जी जी। ये सब लोग समझदार लोग हैं। बजट खराब बता कब नंबर देकर अपनी मुसीबत थोड़ी बुलाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब बाकी कांग्रेसी लोग डर गए हैं क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से आदमी को निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ निष्पक्ष राय देनी चाहिए। नहीं दे पा रहे हैं बेचारे। आखिर मंत्री जी भी तो बैठे हैं। चलिए, आप तो अपनी निष्पक्ष राय दे देंगे। बिल्कुल, मैं 0 नंबर दूंगा। लेकिन पहले तो ज्यादा नंबर दे दिए थे आप। पहले नंबर मैंने उनको नहीं दिए, सरकार को नहीं दिए, चौधरी को नहीं दिया। जी, इनको दे सकता हूँ, इन्होंने व्यवस्था की। लेकिन ओपी चौधरी ने व्यवस्था नहीं की। जी। ओवरऑल आखिरी कमेंट आपका बजट? ओवरऑल जनता तय करेगी, बताएगी। 6 महीने बाद पता लगेगा बजट कैसा है। 6 महीने बाद पता लगेगा बजट कैसा है। आप बताइए 10 में से कितना अंक देंगे और अंतिम कमेंट एक एक्सपर्ट के तौर पे आपका? एक तो 10 में से नंबर अगर आप कहेंगे तो 9 नंबर तो मैं भी दूंगा जी। प्लस एक चीज और आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि 9 नंबर आप क्यों देंगे, क्योंकि तमाम लोग तो दिए हैं। आप विश्लेषक के तौर पे जरा बता दीजिए। विश्लेषक के तौर पर मैं इसलिए 9 नंबर दूंगा क्योंकि सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं बजट में। अब ये जमीन पर उतरने के बाद ये 1 नंबर जो बचाया है ना, वो उसी लिए बचाया है कि वो जमीन पर वो भी दे सकते हैं। नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और दूसरी चीज ये कि जो ये MOU होते हैं निवेशकों से साथ, वो भी फलीभूत नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि MOU हो गया सब और उद्योग यहाँ आते नहीं हैं, जिस वजह से छत्तीसगढ़ थोड़ा पीछे रह गया है। ये चीज़ के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि किसी तरीके से यहाँ बाहरी निवेशक आए, यहाँ उद्योग धंधे लगें, तो छत्तीसगढ़ की GDP भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ एक और समृद्ध होगा। आखिरी कमेंट आपने मंत्री जी तमाम लोगों को सुना। अब निष्पक्षता से, ठीक है, हालांकि ठीक है आपकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, लेकिन बावजूद इसके
बता दीजिए कि रोड मैप क्या है। आपने तमाम लोगों से सुना, तमाम लोगों की राय सुनी, आपका आखिरी कमेंट क्या है? देखिए, आप तमाम लोगों से नंबर भी लिए, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट तो ये अपने बहुत वरिष्ठ संपादक भी रहे हैं मैडम बेताल साहब, और मैडम जी ने भी निष्पक्ष रूप से, उनको कोई ऐसा तो जैसा कि बोल रहे हैं कि सरकार का या मंत्री बैठे हैं इसलिए कोई दबाव है, ऐसा कुछ नहीं है। 9 नंबर अधिकांश लोगों ने दिया है, और चूंकि ये अपना आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी अपना राजधर्म निभा रहे हैं, क्योंकि अगर ये 0 से ऊपर दिए तो फिर वो 10 जनपद से नोटिस आ जाएगा, अभी डायरेक्ट लाइव चल रही है। तो ओवरऑल देखिए, बजट आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, ये बहुत ही सकारात्मक बजट है। और मुझे लगता है कि मैं भी चूंकि 5 साल विधायक पहले भी था, और लगभग ये बजट को जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है तो उस समय से एक जागरूक इंसान के रूप में देखते आ रहा हूँ, लेकिन ये चमत्कारिक बजट है। अब जैसा कि अधिकांश लोगों ने आशंका जाहिर की है कि भाई ये धरातल में उतरे, इसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इस बात की गारंटी मैं सरकार की ओर से भी देता हूँ कि हमारा बजट कोई आंकड़ों की जादूगरी वाला नहीं है, कोई बोगस बजट नहीं है। जो जितना खर्च हो सकता है, जैसे कि अभी सीए साहब ने ही बात किया कि ये पर्याप्त नहीं है सब्सिडी के लिए 1420 करोड़, हमारी मैडम जी ने और हेल्थ में बोले कि ये आयुष्मान में 1500 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमको जितना खर्च करना है उसका हमने कम ही लिया है। हम जानते हैं कि आगे अनुपूरक में भी लेना पड़ेगा। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो बजट है उसको धरातल में हम 120% उतारेंगे, इसलिए नंबर 10 तो मिलेंगे ही, 2 मैं बोनस का भी देता हूं। जी, तो तमाम लोगों को आपने सुना, तमाम वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ संपादक मौजूद थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग मौजूद थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों को सुना, अर्थशास्त्रियों को सुना, पत्रकारों को सुना, और ये सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर आज हमने बजट पे की। और आपने देखा कि जो हमारे पीछे तमाम लोग जो थे, जो कि इस गार्डन में आमतौर पे रोज आते हैं, ऐसे तमाम लोग थे जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे। ऐसे तमाम लोगों की राय भी सुनी, और इन तमाम लोगों की जो राय है वो सीधे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि इस बजट को लेकर के आप अपनी एक राय बना सके। जहां तक मंत्री जी का कहना है कि ये बजट, जैसा कि सरकार का दावा है कि 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए एक चमत्कारिक तौर पर नींव का बजट साबित होगा, और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की का ये बजट साबित होगा। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।